नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी रेलवे की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि रेलवे की वैकेंसी आ चुकी हैं और अब से प्रत्येक साल आपको रेलवे की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्योंकि यदि आपको नौकरी लेनी है तो आपको क्या करना, तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो खान सर के द्वारा जो लॉन्च की गई पुस्तक है, जिसमें 70,000 प्लस जो है फैक्ट दिए गए हैं, उन सभी फैक्ट को हम कवर करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है लाइन बाय लाइन पढ़ लिया जाता है, आपको जो है ना इसका एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको जो लाइन है दिया हुआ उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उन सभी फैक्ट को हम कवर करेंगे। दोस्तों, ये कहने के लिए 70,000 प्रश्न हैं, लेकिन हम आपको 54,000 प्रश्न फैक्ट देने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो क्या मतलब पूरे बुक को ख़त्म होते होते। तो दोस्तों, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी ये बात है कि ये इसका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ पे? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ पे क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर ही हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है, जितने भी नोट्स आते हैं वहीं पर अपलोड होते हैं। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और दोस्तों, इसका हम क्या करेंगे ना, प्रत्येक जो हमारा सैटरडे आएगा उसमें आपका टेस्ट होगा। और दोस्तों, टेस्ट जो होगा इसी पुस्तक से हम आपको टेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे और आपको टेस्ट देना होगा। दोस्तों, जो भी टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उन टॉप 10 स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, यूट्यूब पर जो है उसका नाम अनाउंस करेंगे और उसको हम जो है कुछ पुरस्कार भी देंगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि अपना सिलेक्शन श्योर करना, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अपना जो है फीडबैक बताइएगा कि आपको ये वीडियो से क्या सीखने को मिला है और इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि देखिए ये आरआरबी कोलकाता परीक्षा 1992 में पूछा गया था। पहला है कि प्राचीन भारत का इतिहास से। तो दोस्तों, इस पुस्तक में बहुत अच्छी बात है कि प्रत्येक जो है ना जो टॉपिक होता है उन सभी को अलग अलग कवर किया गया है। तो यहाँ पर पहला जो हमारा है कि बाणभट्ट हर्ष का राजकवि था। तो दोस्तों, बाणभट्ट जो थे ना एक प्रकार एक कौन थे व्यक्ति थे जो कहते थे हर्ष के राजकवि थे। दोस्तों, बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था, कादम्बरी। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, यदि आप चाहते हैं तो उसका एक्स्ट्रा फैक्ट हम जो बता रहे हैं आपको, आप लिखते जाइए, नहीं तो इसका हम पीडीएफ दे देंगे। बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम में। आप ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों मुझे, ठीक है। यहीं से आपको प्रश्न बनेंगे। तो बाणभट्ट जो है ना, इसकी जो रचना है वो कादम्बरी है, ठीक है। किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है। ये किसका है? तो हर्षवर्धन के राज कवि थे, ठीक है। कौन? बाणभट्ट, ठीक है, पहली बात। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करें, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा जो है हिंद यवन शासक के द्वारा जो है राजाओं ने चलाई थी। तो दोस्तों, भारत में जो पहली जो है स्वर्ण मुद्रा थी, यानी कि सोने की जो मुद्रा थी ना पहली बार, वो कौन चलाए थे? तो हिंद यवन शासक यानी कि इंडो ग्रीक शासक जो थे, उन्होंने पहली बार जो था भारत में स्वर्ण मुद्रा को चलाया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट वन है कि आधुनिक भारत इतिहास जिसको प्रश्न पूछा गया था कि बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं कि जो जो आईएनएस ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। ठीक है, कहाँ पर होती है? मुंबई में होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो इसके संस्थापक कौन थे। दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे। दोस्तों, ए ओ ह्यूम से जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं हम। जैसे ए ओ ह्यूम है ना, ए ओ ह्यूम को क्या करते हैं, हरमिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं, ठीक है। हरमिट ऑफ शिमला के नाम से ए ओ ह्यूम को जानते हैं और इसे शिमला का संत भी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि बात कर लेते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो कौन बनी थी? तो दोस्तों, वो थी ये एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। तो दोस्तों, वही हम बात करते हैं कि जो इसकी प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी, तो उनका नाम क्या था? सरोजनी नायडू बनी थी, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, इसके अलावा इसके जो प्रथम जो अंग्रेज जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? ब्रिटिश अंग्रेज, वो कौन थे? जॉर्ज यूले थे, ठीक है। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस जो प्रश्न थे इससे आपको इतना फैक्ट मिला है। और दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में जो आईएनसी है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे सर जो हैं वो वर्तमान में आईएनसी के कौन है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका वहाँ पे लिखा हुआ है।
दोस्तों नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में आपको बता दिया अभी भी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बोमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता पहले जो हुआ था 1885 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ठीक है, यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट हमारा होगा डलहौजी ने राज हड़प नीति की अन्वय किया था। तो दोस्तों जो डलहौजी थी ना, लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने क्या कहा था? राज हड़प नीति, यानी इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। और दोस्तों इसके तहत जो है ना, सबसे पहले सतारा को इसने क्या कहा था? हड़प लिया था। इसे आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लॉर्ड डलहौजी की जो है ना, इसके तहत किसको सबसे पहले हड़पा गया था? तो वो था सतारा को सबसे पहले जो है इसके तहत हड़पा गया था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अपक्ष यानी कि धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि दादा भाई नौरोजी है ना, इसको वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं? बड़े वृद्ध पुरुष, यानी कि जो वयोवृद्ध पुरुष है ना, उसे क्या बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं जो धन निष्कासन की, यानी कि जो धन निष्कासन यानी कि जो ड्रेन थ्योरी दिया था, इसे आप ड्रेन थ्योरी इंग्लिश में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ड्रेन थ्योरी। तो क्वेश्चन पूछेगा आपको ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? दोस्तों कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दिया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दादा भाई की इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वो कौन सी है? तो द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दोस्तों ये कौन सी है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा है कि गांधी इर्विन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो दोस्तों गांधी इर्विन समझौता हुआ था, वो संविधान अभिज्ञा आंदोलन के बाद जो है ना, ये 5 मार्च 1931 को हुई थी। कब हुई थी? 5 मार्च 1931 को गांधी और इर्विन के बीच में हुआ था, ठीक है। दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। दिल्ली समझौता के नाम से किसे जानते हैं? तो गांधी इर्विन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को क्या बोलते हैं? पम्पास कहते हैं। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्या होता है, ये जो घास स्थल होते हैं, इससे आपके प्रश्न बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को क्या बोलते हैं? पम्पास के नाम से जानते हैं। जावा या सुमात्रा, दोस्तों जावा सुमात्रा कहाँ पे स्थित है? जावा और सुमात्रा जो है ये आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा पड़ता है, ठीक है। तो जावा तथा सुमात्रा जो है सुंडा जल मध्य के बीच में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक पॉइंट और, जैसे कि आपको पूछ देगा पाक जल जो है PALK पाक, ये दोस्तों किसके बीच में है? तो ये इंडिया और जो है ना श्रीलंका के बीच में स्थित है। किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक जल मध्य। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एक और बात कर लेते हैं, जैसे बेरिंग है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बेरिंग जल मध्य जो है ये किसके बीच में स्थित है? तो दोस्तों बेरिंग जो है ना, ये आपको पड़ जाएगा बेरिंग जल मध्य, आपसे पूछा जाएगा। तो बेरिंग जल मध्य जो है ये एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में स्थित है। किस है? एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में स्थित कौन सा है? बेरिंग जल मध्य है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, तो ये तो पहले किया जाता था, अब इसका प्रावधान खत्म हो चुका है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है ना, ये राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को और लोकसभा में अधिकतम 2 सदस्यों को, जो एंग्लो इंडियन थे, उसको चयनित किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन इसका प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा है कि प्रधानमंत्री योजना आयोग के पद अध्यक्ष होते हैं, यानी दोस्तों जो पहले योजना आयोग थे उसके स्थान पर अब क्या आ चुका है? नीति आयोग आ चुका है। कौन सा? नीति आयोग आ चुका है। दोस्तों नीति का जो स्थापना हुई थी नीति आयोग की, वो हुई थी कब? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना होती है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होते हैं। और दोस्तों हम बात करते हैं नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी है दोस्तों। नीति आयोग के वर्तमान में कौन है? उपाध्यक्ष हैं। और दोस्तों इसका CEO कौन है? तो इसका CEO वर्तमान में कौन है? तो वो है ये सुब्रमण्यम BR सुब्रमण्यम। क्या नाम इसका? BR सुब्रमण्यम जो दोस्तों इसका क्या है? तो CEO है। इस बात को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। इसे थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा होगा कि देखिए इसमें है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो इकोनॉमिक्स होते हैं, तो इकोनॉमिक्स के जो जनक होते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो ये एडम स्मिथ को कहते हैं। दोस्तों एडम स्मिथ जो है ना, एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। किसकी पुस्तक है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ की पुस्तक है, जिसे हम अर्थशास्त्र के जनक के नाम से जानते हैं। दोस्तों विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और उन्होंने काम करना शुरू किया 1945 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC में पड़ता है। जो कहाँ पे है? तो USA में है। USA की राजधानी कौन सी? वाशिंगटन DC है। वहीं पे जो है विश्व बैंक का मुख्यालय है, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष वो डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए
जीव विज्ञान से दोस्तों ये प्रश्न हमारा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कैसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और इसे सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा है कि वट वृक्ष पादपों के आवृतबीजी वर्ग में आते हैं। तो दोस्तों जो वट वृक्ष जो होते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो वट वृक्ष होते हैं वो किस में आते हैं? तो वो आवृतबीजी वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, यानी कि वन की ज्वाला कहते हैं। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ भी बनता है कि जो वन में आग लगती है ना, तो वन में जो आग लगती है उसे क्या बोलते हैं? दावानल कहते हैं। क्या बोलते हैं? दावानल कहते हैं। यानी वन में जो आग लगती है उसे क्या बोलते हैं? दावानल के नाम से जानते हैं। इसमें भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा है कि शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकन का दोस्त जीवधारी का सहजीवी साथी मानते हैं। तो दोस्तों जो शैवाल एवं कवक होते हैं ना, वो क्या होते हैं? लाइकन के दो सहजीवी जीवधारी सहजीवी साथी के रूप से मानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, शैवाल एक से अगार प्राप्त होता है। तो अगार जो है ना, अगर ये किससे प्राप्त होती है? शैवाल से प्राप्त होती है। आपसे प्रश्न डायरेक्ट बनता है एग्जाम में, जो अगर होती है वो किससे प्राप्त होती है? तो वो शैवाल से प्राप्त होती है, जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि के माध्यम से बेकरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है कि पुष्पकली से जो लौंग होता है दोस्तों किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पे एक बात ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दाल चीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दाल चीनी जो होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? आपको वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। किससे? तो वृक्ष की छाल जो होती है उससे क्या प्राप्त होती है? दाल चीनी प्राप्त होती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुनेन जो दोस्तों कहाँ से प्राप्त होती है? तो कुनेन जो होती है वो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। किससे? सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है कुनेन। और कुनेन का काम क्या होता है? तो मलेरिया के जो रोगी होते हैं उसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुनेन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके। अगला है हमारा कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजेन बनने की विधि को ग्लूकोवजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक होते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होते हैं? फास्फोरस होते हैं। तो दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा कि न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं सभी जीवधारियों में पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसमें क्या होता है? फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो दोस्तों भारत में जो केंद्रीय धान यदि चावल अनुसंधान पूछा जाए तो वो कहाँ पे? कटक उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे? तो उड़ीसा में पड़ता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यदि विश्व की बात करें तो यदि वर्ल्ड लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो मनीला में। कहाँ पे? मनीला में। कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। और दोस्तों फिलीपींस में क्या है? मनीला में क्या है? तो ADB का भी क्या है? मुख्यालय स्थित है। ठीक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मनीला में ही स्थित है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों कवक में संचित भोजन क्या होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। इस पॉइंट का आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। जो कवक में संचित भोजन पदार्थ होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में ही प्रयोग में आते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो यदि आपको इस तरह का कॉन्टेंट चाहिए तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हुए अगला प्रश्न की ओर कह रहा है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। दोस्तों आप सबको पता है जो WHO होती है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय जो है ना आपको यानी स्विट्जरलैंड, ये जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी जो है ना वो WHO का मुख्यालय स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल को हुई थी। दोस्तों एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे बताते हैं आपको, जैसे आपको पूछा जाए कि डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं, तो डॉक्टर दिवस जो है ना दोस्तों वो कब मनाते हैं? 1 जुलाई को हम लोग क्या करते हैं? प्रत्येक वर्ष डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा 1 जुलाई को और कौन सा डे मनाते हैं? वो GST दिवस जो है हम लोग क्या मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं। और GST क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा है कि एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो हाइड्रोजन बम है इसका आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। वही दोस्तों हम बात करते हैं परमाणु बम का, तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? वो किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किया था ओटो हन ने। किसने किया था? ओटो हन ने क्या किया था? परमाणु बम का आविष्कार किया था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा दोस्तों है कि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, तो बिंदुसार जो था वो किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। कौन? बिंदुसार। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों जो शासक होते हैं किस वंश के होते हैं, इससे प्रश्न आपको कुछ एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगला हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। दोस्तों आपको पूछा जाए कि बिंदुसार कौन था? वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। कौन? बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठ चुका था। ठीक है। अगला हमारा होगा कि यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेटस या अमित्र घात के नाम से जानते हैं। दोस्तों रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसमें पूछा गया था कि अमित्र घात के नाम से किसे जानते हैं? तो दोस्तों जो अमित्र घात होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है।
दोस्तों यूनानी जारदूत जो है डायमेकस जो है इसके दरबार में आए थे। तो दोस्तों जो डायमेकस थे ना, वो डायमेकस किसके दरबार में आए थे? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि डायमेकस जो थे वो किसके दरबार में आए थे, तो आपको बताना होगा जो यूनानी राजपूत जो राजदूत डायमेकस थे वो जो थे ना ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। किसके? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन सा? यूनानी जो राजदूत डायमेकस आए थे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर है। दोस्तों बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। लेकिन दोस्तों इसका जो बाबरनामा को जो फारसी में अनुवाद किया था वो किसने किया था? ये आपसे प्रश्न बनता है। तो बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था, वो किया था आपको अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का जो है ना फारसी में अनुवाद किया था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो दोस्तों जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। दोस्तों पानीपत की 3 युद्ध हुई है। ठीक है, ये तो पहला हो गया जिसमें जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये इसमें जो है बाबर जीत चुका था। दोस्तों बात करते हैं जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? दोस्तों हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1761 में। दोस्तों ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसे आप देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों पानीपत कहाँ पे है? तो पानीपत जो है हरियाणा में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला हमारा है कि बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो अंतिम मुगल सम्राट था वो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, वो अंतिम मुगल सम्राट था। इस बात को पॉइंट को ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, क्विक इंडिया मूवमेंट, वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। कब? 1942 में। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला हमारा कि गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों एक नारा इंपॉर्टेंट है जैसे कि कर मत दो। ठीक है, कर मत दो। तो कर मत दो किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दोस्तों वर्धा में जो आंदोलन हो रहा था किसानों के खिलाफ, तो उसमें जो है ना उसमें जो थे सरदार पटेल जी गए थे। ठीक है, तो सरदार पटेल के द्वारा ही कहा गया था कि कर मत दो। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और दिल्ली चलो का सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और आराम हराम में किसने कहा था? तो आराम हराम में कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और स्वराज मेरा जनस्वी अधिकार मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? इसका यदि आप वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि स्वराज हमारा जनस्वी अधिकार है, ये नारा किसने दिया था। यदि आप वीडियो को देख पा रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो का इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जा सकते हैं। दोस्तों क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ना, ये किसके बीच में स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। कई एग्जाम यहाँ प्रश्न बन चुके हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, चमकीला तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। इन सभी नामों से किसे जानते हैं? तो शुक्र को जानते हैं। ठीक है, और सबसे चमकीला जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह ही है। और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। दोस्तों चंद्रमा जो है ना, ये पृथ्वी का एकमात्र क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे अधिक जो घनत्व किस ग्रह का होता है, तो सबसे अधिक घनत्व जो होती है वो किसकी होती है? तो पृथ्वी का घनत्व जो है सबसे अधिक होती है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं सबसे कम किसकी घनत्व होती है, तो सबसे कम घनत्व जो होता है वो किसका होता है? शनि का होता है। सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का होता है। इस पॉइंट की भी आप बिल्कुल ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे प्रश्न बनेगा कि तुलबुल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? झेलम नदी पर कौन सी है? तुलबुल परियोजना स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? ये कहाँ पर? झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बहने वाली नदी है। कहाँ? जो तुलबुल परियोजना इस पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है तुलबुल परियोजना जो जम्मू कश्मीर में स्थित परियोजना है। कहाँ पे है? तुलबुल परियोजना कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो है ये तुलबुल परियोजना झेलम नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा होगा दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट, जो भारत की जो प्रथम नदी घाटी परियोजना थी ना, यदि आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। इस दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन थी? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा होगा जनगणना संघ सूची का अंतर्गत आता है। तो दोस्तों देखिए संघ सूची में जो है ना, सबसे हम बात देखिए 3 सूची होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है संघ सूची, ठीक है, एक होता है राज्य सूची, एक होता है राज्य सूची, और एक होता है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। दोस्तों देखिए जो भी कानून जिस पे कानून संघ बनाती है ना, केंद्र बनाती है उसे संघ सूची कहते हैं। और जिस पे कानून राज्य बनाती है उसे राज्य सरकार कहते हैं। और जिस पे दोनों का मत चलता है यानी केंद्र
और राज्य दोनों का, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो दोस्तों प्रारंभ में जब संविधान बना था उस वक्त संघ में जो था ना, संघ सूची में कुल 97 विषय थे। कितने थे? 97 विषय थे। लेकिन वर्तमान जो है इसमें कितने हैं? 100 विषय रखे गए। कितना? 100 विषय जो है वर्तमान में किसमें है? तो संघ सूची में है। वही दोस्तों हम बात करते हैं राज्य सूची में, तो राज्य सूची में वर्तमान पहले जो कितने थे? 66 थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? इसमें से 5 कम हो चुके हैं, ये 61 में हो गया। जैसे ये जो 5 कम हुए हैं ये कहाँ पा चुके हैं? समवर्ती सूची में आ गए। यानी दोस्तों समवर्ती सूची में पहले 47 थे और वर्तमान में कितने हैं? तो 5 बढ़ कर यहाँ पे 52 हो चुके हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि जनगणना जो होती है वो किसमें? संघ सूची के अंतर्गत आती है। और संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, ठीक। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ यानी कि संघ कहते हैं, ये अनुच्छेद 1 नंबर में कहा गया है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट माना होगा दोस्तों कि दूरी जो है का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो होता है किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। और दोस्तों क्या होता है? पार्सेक भी होता है, ठीक है। पार्सेक, तो एक पार्सेक बराबर होता है कितना? लाइट ईयर होता है। यानी प्रकाश वर्ष होती है वो 3.26 जो होती है वो लाइट ईयर होती है, यानी कि प्रकाश ईयर होती है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। अलग है कि राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? 12 होती है। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सिनेमा का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो निकोलस और जीन के द्वारा जो है वो सिनेमा का आविष्कार किया गया था। इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखते चलिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि ध्वनि के एक रसायन विज्ञान में है, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कर देता है। तो संचरण मतलब गमन करना होता है। यानी ध्वनि मतलब यहाँ पे है, यहाँ से यदि यहाँ जाएगा मतलब अपना स्थान में परिवर्तन करेगा तो उसे बोलेंगे ध्वनि का संचरण बोलेंगे। यानी कि अपने स्थान से जब ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह प्रवेश करती है यानी जाती है उसे क्या बोलते हैं? ध्वनि का संचरण कहते हैं, यानी कि गमन कहते हैं। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा, ध्वनि जो है ना, ध्वनि को चलने के लिए क्या कहती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना मीडियम की ध्वनि जो वो गमन नहीं कर सकती है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों प्रकाश जो होती है, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है और निर्वात प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होती है निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखते चलिएगा। अगला हमारा है कि अनुदैर्ध्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की आवश्यकता आवश्यक होती है। नेक्स्ट है विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि मछली के जो यकृत तेल होते हैं, कोड लीवर जो होते हैं, कोड लीवर, उसमें क्या पाए जाते हैं? तो विटामिन डी पाए जाते हैं। दोस्तों विटामिन डी की खासियत क्या है? तो विटामिन डी को क्या कहते हैं? हार्मोन के नाम से जानते हैं। यानी कि हार्मोन विटामिन कौन से होते हैं? वो विटामिन डी होते हैं। और विटामिन डी का जो है ना रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। कौन सा? कैल्सीफेरॉल होता है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से क्या होता है? हड्डी मतलब विटामिन डी जिसकी कमी हो जाती है उसमें हड्डी के संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार बच्चों में क्या होती है विटामिन डी की कमी से? बच्चों में क्या होती है? रिकेटस होती है। क्या होती है? रिकेटस हो जाती है। और जो वयस्क होते हैं उसमें क्या होती है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है। वयस्कों में क्या हो जाती है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाती है। जबकि बच्चों में क्या होती है? रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है। इस पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों प्रोटीन जो होती है मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। वो उसमें पूछा जाएगा आपसे कि प्रोटीन मूल रूप से क्या होते हैं? वो एंजाइम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना हम लोग प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों एक पॉइंट और यहाँ पे, जैसे आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस होती है यानी कि जो लिटरेसी डे होती है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि साक्षरता दिवस, वो कब मनाते हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष हम लोग 8 सितंबर को मनाते हैं। कब? 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। वहीं 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और दोस्तों 2 दिसंबर को हम क्या करते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा लिंगराज मंदिर कहाँ पे? भुवनेश्वर में स्थित है। दोस्तों लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ययाति केसरी नामक जो थे ना एक शासक थे जिन्होंने लिंगराज मंदिर का निर्माण किया था, ययाति केसरी। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा है कि पटाका मकाऊ की मुद्रा को कहते हैं। तो दोस्तों आपसे मुद्रा से प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। तो पटाऊ जो है पटाका, ये कहाँ का मुद्रा है? तो ये पटाका जो है ना आपका मकाऊ की मुद्रा है। कहाँ की? मकाऊ की मुद्रा कौन सी है? पटाका है। दोस्तों एक पटाऊ सिंड्रोम आता है, ठीक है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। एक होता है पटाऊ सिंड्रोम। दोस्तों पटाऊ सिंड्रोम जो होता है ना वो क्रोमोसोम 13 जो गड़बड़ी हो जाती है वो पटाऊ सिंड्रोम से संबंधित होती है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हेलीवीड के भव्य मंदिरों का निर्माण कहाँ हुआ था? होयसिल शासकों ने किया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हेलीवीड जो इसके भव्य मंदिर जो है इसका जो निर्माण है वो किसने किया था? होयसिल
कमर्शियल शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है दोस्तों, जो गुप्त वंश है उसके संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो दोस्तों आपसे प्रश्न बनेगा जो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों समुद्रगुप्त को नेपोलियन के अलावा क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं लिच्छवी दोहित्र। क्या कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? समुद्रगुप्त को जानते हैं, लिच्छवी दोहित्र के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों क्या कहते हैं इसे? तो परम भागवत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त को परम भागवत के नाम से भी जाना जाता है और परम क्रमांक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना नाम है दोस्तों इसका, परम क्रमांक। परम क्रमांक जो है ना, देखिए परम क्रमांक हो गया, परम भागवत हो गया, लिच्छवी दोहित्र हो गया और समुद्रगुप्त हो गया। ये सभी जो नाम है इनके हैं कौन सा? किसका? समुद्रगुप्त का। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपसे एक प्रश्न है, भारत का जो है ना, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर। तो इसका आंसर क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों कितने लोगों को ये बातें पता था पहले से। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल राजस्व मंत्री थे। दोस्तों मुगल बादशाह अकबर के दरबार में कौन थे? टोडरमल जो थे वो क्या थे? राजस्व मंत्री, यानी कि दोस्तों वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। यहाँ से प्रश्न आपको बनते हैं, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। आप सबको पता है। दोस्तों महात्मा गांधी जो पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। ठीक है, और दोस्तों उसकी माँ का नाम क्या था? दोस्तों क्या होता है ना, माँ का नाम और जो पत्नी नाम है उसके नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो महात्मा गांधी की माँ का नाम था ना वो था पुतली बाई। कौन थी? पुतली बाई थी। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो पत्नी का नाम था वो था कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए जो दिल्ली है भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। लेकिन दोस्तों इसकी घोषणा जो हुई थी 1911 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, तो 1911 में इसकी घोषणा होती है, 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनती है। और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो वो कहाँ थी? कोलकाता में थी। कहाँ पे? कोलकाता में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर जो है पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी का जो है ना विषुवतीय व्यास कितनी है? तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास हो जाएगा आपका, विषुवतीय व्यास वो कितना हो जाएगा? 12,756 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 12,756 किलोमीटर जो है पृथ्वी का जो है ये क्या बोलते हैं उसको विषुवतीय व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। ठीक है, तो हेमेटाइट अयस्क जो है ये लोहा का निष्कर्षण करते हैं। दोस्तों हेमेटाइट अयस्क जो होता है किसका अयस्क होता है? ये लोहा का अयस्क होता है। ठीक है, चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में होती है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? तो आपको बताना होगा चाय के लिए क्या होती है? गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। इसके लिए क्या होती है? तो उपयुक्त जलवायु होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों चाय होती है गर्म होती है, आप इसे ट्रिक से समझ सकते हैं। चाय होती है गर्म होती है और आर्द्र होती है, यानी कि गर्म और ठंडा चाय हमें अच्छा लगता है पीने में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहा कि नाहवा सोबा तो कहाँ पे? मुंबई में है। तो नाहवा सोबा जो बंदरगाह है दोस्तों, ये देखिए ये आपका मुंबई यहाँ पे पड़ता है। तो नाहवा सोबा जो है ना एक मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में जो है ना आपका नाहवा सोबा, तो ये क्या क्या है? एक बंदरगाह है जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? नाहवा सोबा। कहाँ पड़ता है? मुंबई में स्थित है, जिसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इसी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा भारतीय जो कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को सिफारिश पर संविधान सभा की गठन हुआ था। तो दोस्तों आपसे प्रश्न बनेगा संविधान सभा की गठन हुई थी वो किसके सिफारिश पर हुई थी? वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुई थी। कैबिनेट मिशन के जो कब हुई थी? 1946 में कैबिनेट मिशन जो था वो भारत में आई थी। ठीक है दोस्तों, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो संविधान सभा थी ना, संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ठीक है, स्टीफन फ्रिक्स, पैट्रिक लॉरेंस और एक कौन था? उसका आंसर क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है दोस्तों, हम आपसे प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको भी थोड़ा अच्छा लगते रहे कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और आपको वीडियो देख रहे हैं जी, तो इसका हमें ये भी पता चल पाएगा कि कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख पा रहा होगा या नहीं पा रहा होगा। ठीक है, इससे हमको पता चल पाएगा। ठीक है, इसलिए हम प्रश्न पूछते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम क्या होता है? नागरिक होता है। ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है। और ये किस क्रम के हैं? यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जो है ना, द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें
क्रम के कौन है, वो राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों हम बात करते हैं जो भारत के पीएम कौन नरेंद्र मोदी है, ये किस क्रम के हैं, तो 14वें क्रम के हैं। और जो जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़ वो किस क्रम के हैं, तो वो भी कितने हैं, तो 14वें क्रम के। यानी कि उपराष्ट्रपति कितने क्रम के हैं, 14वें क्रम के हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंकों का, उस वक्त जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो आपको हम बता दें। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि उसके बाद 14 बैंकों के बाद जो था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया गया था, वो कब किया गया था, तो दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 ईस्वी में। कब, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसके बाद। ठीक है, उसके हम बात कर रहे हैं कि SBI का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो दोस्तों SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। कब, 1955 में SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दोस्तों हम बात करते हैं RBI का, तो RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो RBI का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया था। कब, 1949 में किया गया था। तो दोस्तों इतने जो राष्ट्रीयकरण से प्रश्न बनते हैं ये सभी आपको बता दिए हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा है कि ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। दोस्तों ध्वनि को किससे मापते हैं हम लोग, डेसिबल में ध्वनि को हम लोग क्या करते हैं, माप लेते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा, कांच से गुजरते समय बैगनी रंग की गति सबसे कम होती है। और दोस्तों सबसे अधिक किसकी गति होती है, सबसे अधिक गति जो होगी वो लाल रंग की होगी। किसकी होगी, लाल रंग की होगी। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न और, कांच पे लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो HF का प्रयोग करते हैं। ठीक है, HF का प्रयोग करते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों ये जो घटना हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पे, भोपाल शहर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर हुई थी। दोस्तों एक फैक्ट्री थी जिसका नाम यूनियन कार्बाइड नाम था। क्या था, यूनियन कार्बाइड। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, MIC का जो MIC गैस था, यानी कि जहरीली गैस होती है MIC, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड कहलाती है, ये इसका रिसाव हो गया था, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोगों की, पूरे भोपाल गैस जो देश शहर थे उसमें बहुत सारे लोगों की जो है जानें चली गई थी। लगभग 1000 व्यक्ति इसमें मारे गए थे। दोस्तों इस जो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, इसको जो इस आंदोलन को जो दबाने के लिए एक जो है मतलब आंदोलन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन फेथ। क्या नाम था, ऑपरेशन फेथ नाम था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित कौन सा ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन फेथ संबंधित है। दोस्तों सिनेबार जो है वो किसका, इसका पारा का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, सिनेबार जो होता है वो किसका अयस्क होता है, पारा का अयस्क होता है। कौन सा, सिनेबार। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखते चलिएगा। सिनेबार जो होता है किसका अयस्क होता है, पारा का अयस्क होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं, देखिए अगला है हमारा कि जीव विज्ञान। दोस्तों मुर्रा, सुरती, मवारी, जाफराबादी और महसाना, ये सभी किसके भैंस की नस्लें हैं। दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट दोस्तों एक और है, जैसे कि आपको पूछा थार पारकर। दोस्तों थार पारकर जो होती है ना, ये किसका ये क्या होता है, तो थार पारकर जो है किसका, तो गाय का क्या होती है, एक मतलब नस्ल होती है। कौन सा, थार पारकर। और दोस्तों हम बात करते हैं हाफ लिंगर। तो हाफ लिंगर किसका होता है, तो हाफ लिंगर जो होता है हमारा, ये जो घोड़ा होता है उसका क्या होता है, हाफ लिंगर होता है। इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखते चलिएगा। अगला हमारा है कि इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। दोस्तों आपको पता है जो इलायची है, इलायची क्या कहते हैं हम लोग, मसालों की रानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दालचीनी को प्राप्ति वृक्ष के छाल से होती है। इससे पहले आपको बता चुके हैं, तो दालचीनी है इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, वृक्ष के छाल से होती है। नेक्स्ट हमारा है कि सिस्टम नेचर, इसके पुस्तक का लेखक कौन है, लीनियस है। दोस्तों जो लीनियस है ना, इसके पुस्तक का लेखक कौन है, सिस्टम नेचर पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो लीनियस साहब है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा है लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जो आधुनिक वर्गीकरण है, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है, उसके पिता कौन है, तो वो कौन है, कैरोलस लीनियस है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखते चलिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं। दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो कौन सी है, टाका है। ठीक है, और दोस्तों की राजधानी कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो वो कहाँ पे है, तो ये ढाका में पड़ता है। कहाँ पे, ढाका में पड़ता है। और दोस्तों एक पॉइंट और, तो दोस्तों ढाका में जो है ना ये पड़ता है। दोस्तों बांग्लादेश की जो ये संसद है इसका नाम क्या है दोस्तों, ठीक है, तो ये इसका नाम है जातीय संसद। क्या है नाम है, जातीय संसद। किसका नाम है, तो बांग्लादेश की संसद का नाम है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों कि बकरी के संदर्भ में अनुसंधान केंद्र हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई थी। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि बकरी जो अनुसंधान जो परिषद है, संस्थान है, ये कहाँ पे है, तो मखदूम में। कहाँ पड़ता है, मथुरा में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है जोरबीर, बीकानेर में ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। दोस्तों जोरबीर बीकानेर जो है, यहाँ पे क्या है, ईंट का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखते चलिएगा। अगला हमारा है कि भूमिक अध्ययन क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं भूमिक अध्ययन को। और दोस्तों फल का अध्ययन जो होता है, फल का अध्ययन क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, फलों का अध्ययन करते हैं। इस पॉइंट को भी आप
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विशाख दत्त रचित पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस है। तो दोस्तों जो मुद्रा राक्षस है किसके द्वारा लिखी गई है? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? मुद्रा राक्षस है। इस पॉइंट को इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों एक पुस्तक आती है पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र, इसका लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा है। किसका लेखक? तो पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा है दोस्तों इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक, इसी को किसने बाबर ने हराया था? किसी में? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में। इसी में बाबर ने क्या करा था? लोदी वंश को हरा दिया था और लोदी वंश का अंत कर दिया था। उसके बाद जो है बाबर ने अपना जो है ना ये चालू किया था अपना वंश। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जो बाबर जो थे ना, बाबर ये भारत के तो नहीं थे, बाहर से आए थे। तो बाहर से जो आए थे इसको आमंत्रण किसने दिया था? इन्वाइट कौन किया था? तो दोस्तों जो बाबर को इन्वाइट किया गया था, ये क्या गया था? ये पंजाब के शासक थे दौलत खान लोदी और इसके खुद के चाचा यानी कि इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम क्या था? आलम खान। इनके द्वारा दोस्तों क्या किया गया था? ये बाबर को आमंत्रित किया गया था कि आइए हमारे भारत में और इनसे युद्ध कीजिए, ठीक है। इसके बदले में आपको हम कुछ न कुछ आपको रुपए देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है जब बाबर आए थे यहाँ पे तो उनको अच्छा लग गया भारत। तो वहाँ क्या क्या था? इन सभी से मतलब लड़ाई करके जीत करके भारत में ही बाबर ने रहना चालू कर दिया था। अगला हमारा दोस्तों कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। ये भी आपको हमने बता दिया है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या? 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है, जो एक है आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो 1942 में इसकी स्थापना होती है। दोस्तों इसकी स्थापना जो होती है वो किसके द्वारा होती है? तो ये कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा होती है। किसके द्वारा? तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है होती है ये आज़ाद हिंद फौज की गठन होती है। दोस्तों वहीं हम बात करते हैं आज़ाद हिंद सरकार की, ठीक है। आज़ाद हिंद सरकार, एक है आज़ाद हिंद सरकार, ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार, इसको आप याद रखिएगा। जो आज़ाद हिंद सरकार है ना, इसकी स्थापना किसने की थी? तो वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। कब? तो 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। वही दोस्तों हम बात करें जो आज़ाद हिंद फौज है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। दोस्तों इसमें ये डिफरेंस है, आप इस डिफरेंस को समझिए, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है ना, यही आपको प्रश्न आने के लिए एग्जाम में दिया जाता है। आपको ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये आपको सुभाष चंद्र बोस रहेगा। यदि आप टिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगला हमारा दोस्तों है कि देखिए भारत में प्रथम रेल डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। दोस्तों रेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि आपका एग्जाम जो है रेलवे का ही है, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान सुनिए। देखिए रेल का जो प्रथम जो है ना लॉर्ड डलहौजी चलाया था। दोस्तों प्रथम रेल जो चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को, कब? 1853 ईस्वी को, ठीक है। दोस्तों ये जो चली थी भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में, कहाँ से? मुंबई टू थाने के बीच में चली थी, ठीक है। दोस्तों आपने अभी तक यहाँ तक जाना होगा, ये 34 किलोमीटर चलती है, ये भी आपने जाना होगा। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं इसके संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो शायद आपने को पहले पता नहीं होगा। दोस्तों इसमें दोस्तों ये जो ट्रेन चली थी ना, इसमें कुल आपको 3 इंजन थी। कितनी? 3 इंजन लगी हुई थी। और दोस्तों 3 इंजन का नाम जो था ना, एक का नाम था आपका साहिब, क्या नाम था? साहिब नाम था। और दूसरा का नाम क्या था आपका? सुल्तान, क्या नाम था? सुल्तान। और तीसरा का नाम क्या था दोस्तों? वो था आपका सिंध। तो दोस्तों आप ये नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, जो ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में, वो उसमें 3 इंजन लगे हुए थे। पहला का नाम था साहिब, दूसरा का नाम था सुल्तान और तीसरा का नाम था सिंध। इसके अलावा दोस्तों ये जो ट्रेन चली थी ना, ये 3:35 चली थी। कब? 3:35 शाम में चली थी और 4:45 पर जो है आपको थाने पहुंची थी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कब चली थी? 3:35 पर शुरुआत हुई थी और 4:45 पर जो है वो मुंबई से थाने ये ट्रेन पहुंच चुकी थी, ठीक है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपने यहाँ तक आप अभी तक नहीं जाना होगा तो आप जान लीजिए दोस्तों। इसलिए हमारी वीडियो की यही खासियत होती है, जो आप नहीं जानते हैं उस चीज़ को जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। तो आप यदि इस टाइप की जानकारी लेना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। तो दोस्तों रूसी क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो रूसी क्रांति कब हुई थी, आपको बताना होगा। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो आपके प्रश्न बन सकता है कि इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल थे। कौन थे? रॉबर्ट वालपोल थे, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और लंदन में इस इंडिया हाउस
हाउस स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है, तो लंदन में जो है वो इंडिया हाउस स्थित है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इंडिया हाउस लिखा हुआ है तो आपको दिमाग में होता होगा कि ये तो इंडिया में होगा, लेकिन दोस्तों ये इंडिया में नहीं है, कहाँ पर स्थित है, लंदन में स्थित है। नेक्स्ट हमारा होगा साबरमती नदी पर गोरसप्पा या जो जलप्रपात स्थित है, कहाँ पे है, साबरमती नदी पर कौन सा है, तो गोरसप्पा जो या जो जलप्रपात जो किस नदी पर स्थित है, तो साबरमती नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अम्बाला में स्थित है, कहाँ पे, अम्बाला में स्थित है। अम्बाला का दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो कहाँ पे आपको गोवा में पड़ता है, ठीक है। गोवा में जो है दोस्तों वो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है। दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, गोवा जो है ना वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। दोस्तों गोवा किस नदी के किनारे बसा है, इसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है, ठीक है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट हमारा शिक्षा जो है समवर्ती सूची का अंतर्गत आता है। अभी आपको बताए थे जो शिक्षा होती है दोस्तों किस में आती है, समवर्ती सूची में आती है। और जनगणना किस में आती है दोस्तों, तो जनगणना जो है संघ सूची में आती है, ठीक है। संघ सूची में कौन सी आती है, जनगणना, लेकिन शिक्षा किस में आती है, समवर्ती सूची में आती है। और समवर्ती सूची में आपको क्या बताया था तभी, तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, वो कौन कौन थे, तो शिक्षा थे, वन था, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण था, नाप तौल और न्याय प्रशासन था, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन इसमें की गई थी। तो दोस्तों ये जो प्रावधान किए गए थे ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसी के तहत जो है इसका किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया था, वो आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होते हैं वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू जो ये है जगदीप धनखड़ है वो क्या है, उपराष्ट्रपति हैं भारत के। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। और दोस्तों लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उसे हम लोग स्पीकर कहते हैं। और वर्तमान में कौन है, ओम बिरला साहब जो है दोस्तों वो वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है। ओम बिरला साहब जी जो है लोकसभा के स्पीकर हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला कुछ हमारा है कि डायोड का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए करते हैं। तो दोस्तों जो डायोड होता है हमारा वो एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, एसी होता है। तो एसी को जो डीसी में बदलने का कार्य करता है वो कौन करता है, तो डायोड करता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो डायोड का काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदलता है। लेकिन दोस्तों ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो एसी को एसी में बदलता है, यानी कि दोस्तों वो क्या था, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों डायोड का क्या काम होता है, डायोड जो होता है वो एसी को क्या करता है, डीसी में ट्रांसफर कर देता है कोई भी चीज़ को। नेक्स्ट हमारा होगा कि निर्वात उष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर होता है। तो दोस्तों निर्वात में जो है उष्मा का विकिरण होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा होगा शुष्क सेल में एनोड में क्या होती है, कैडमियम होती है। दोस्तों शुष्क सेल जो होते हैं उसके एनोड में क्या होते हैं, कैडमियम की छड़ लगी होती है, इसे आप याद में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पहले क्या होता है, आयतन पहले घटता है बाद में क्या होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। इसको आप याद रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा दोस्तों प्रकाश का रंग जो होता है वो कोणांक वो आयाम पर से संबंधित होता है। तो प्रकाश का रंग जो होता है वो कोणांक से संबंधित होता है, आयाम से संबंधित होता है। नेक्स्ट हमारा होगा लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो N2O, ये क्या होती है, लाफिंग गैस होती है। नेक्स्ट है मोनोजाइड जो थोरियम का अयस्क होता है, किसका, मोनोजाइड किसका अयस्क होता है, थोरियम का। दोस्तों आपके एग्जाम में क्या होता है जो कुछ महत्वपूर्ण अयस्क से भी आपके प्रश्न बनते हैं, तो जो हमारा मोनोजाइड है ये किसका अयस्क होता है, थोरियम का अयस्क होता है। और थोरियम दोस्तों क्या होती है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाई जाती है वो कौन सी, थोरियम ही होता है, ठीक है। मोनोजाइट दोस्तों कहाँ से प्राप्त होती है, तो केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाती है, तो मोनोजाइट पाई जाती है। किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है, ठीक है। दोस्तों यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, ठीक है। यूरेनियम किसका अयस्क दोस्तों क्या होता है, यूरेनियम का क्या होता है, पिच ब्लेड। क्या होता है, पिच ब्लेड। ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, पिच ब्लेड होता है। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, हेमेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क किसका होता है, हेमेटाइट जो हमारा क्या है लोहा का अयस्क होता है, ठीक है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का क्या होता है, वजन बढ़ जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा दोस्तों कि जब लोहा में जंग लगेगा ना तो लोहा क्या होगा, वजन जो है वो क्या होगा, बढ़ जाता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु कहते हैं। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि जो इनमें से कौन सा ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा जो धातु है वो उत्कृष्ट है, तो आपको क्या बताना होगा, तो तांबा दोस्तों होता है वो क्या होता है, उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है कि ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई के इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों सर्प विषरोधी यानी कि सांप जो विष को खत्म करने की सुई बनाई जाती है, जो विष को खत्म करने के लिए, उस सुई का निर्माण जो होता है वो आपको ऑरिक और क्लोराइड के उपयोग से ही की जाती है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि धमनियों में रक्तचाप क्या होती है, उच्च होती है, ठीक है।
ल्यूकीमिया एक भयंकर रोग है जिसमें खून बनाने वाले अंग श्वेत रक्त कणों की मात्रा में अधिकता पाई जाती है। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित होते हैं। तो शैवाल में क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ किसके रूप में होते हैं, स्टार्च के रूप में क्या होते हैं, अवस्थित होते हैं। जीवाणु पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, जीवाणु जो होती है वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग कहते हैं भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। और दोस्तों हम बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स डे की, तो 8 अक्टूबर को क्या करते हैं हम लोग प्रत्येक वर्ष, 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। कब, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं दोस्तों, और 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है। दोस्तों हम बात करते हैं किसका, तो नेवी का। तो इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं दोस्तों, तो इंडियन नेवी डे मनाते हैं वो 4 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, इंडियन नेवी डे मनाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन हमारा होगा कि गंग वंश के शासक ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया था। तो दोस्तों जो जगन्नाथ मंदिर है कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा के जो उड़ीसा है इसके पुरी में स्थित है कौन सी, जगन्नाथ मंदिर। उसका निर्माण किसने किया था, गंग वंश के शासक ने करवाया था। दोस्तों महाभारत की बात करें तो महाभारत का जो प्राचीन नाम है उसका नाम क्या है, जय संहिता। क्या है, जय संहिता है। और सबसे जो प्राचीन वेद है कौन सा, हमारा ऋग्वेद है। कौन सा, ऋग्वेद है। दोस्तों ऋग्वेद से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे नया वेद कौन सा होता है, सबसे नया वेद जो हमारा वो अथर्ववेद है। कौन सा, अथर्ववेद जो है दोस्तों वो क्या है, सबसे नया वेद है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। दोस्तों देखिए यहाँ पे है वेद दे रखा है, उसका उपवेद दे रखा है, उसके रत्नाकर दे रखे हैं। तो ऋग्वेद जो हमारा है ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा, हमारा आयुर्वेद होता है। ठीक है, और उसके रचनाकार कौन होता है, धन्वंतरि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यजुर्वेद। दोस्तों देखिए ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में क्या होता है, इसमें मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। किसमें, ऋग्वेद में क्या होता है, मंत्रों का उच्चारण की जाती है। इसको आप याद रखिएगा। दूसरा हमारा है यजुर्वेद। इसमें दोस्तों कर्मकांड और यज्ञ की बात की गई है। ठीक है, कर्मकांड और यज्ञ की बात किसमें की गई है, यजुर्वेद में। इसका जो उपवेद होता है वो धनुर्वेद होता है, और उसका जो रचनाकार है विश्वामित्र ने किया था। नेक्स्ट है सामवेद। दोस्तों सामवेद की बात करें तो ये इसमें क्या, संगीत के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, संगीत के बारे में। और दोस्तों अब बात करते हैं इसका जो उपवेद है वो कौन सा है, गंधर्व वेद है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका जो रचनाकार वो कौन सा है, भरत मुनि है। कौन है, भरत मुनि। देखिए नेक्स्ट हमारा है अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद की बात करें, इसमें जादू टोना टटका का इस्तेमाल की जाती है। और जो इसके उपवेद है वो है शिल्पवेद। और वर्तमान में इसके रचनाकार कौन है, तो विश्वकर्मा जो है इसके वर्तमान में रचनाकार है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है खजुराहो मंदिर का निर्माण कब हुआ था। दोस्तों खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है ना ये 1000 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ये चंदेल शासक को द्वारा किया गया था। ठीक है, चंदेल शासक जो थे इसके द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था, और ये 1000 वर्ष पहले हुआ था। और उसमें बात करते हैं खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख का। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पे उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सी, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट हमारा दोस्तों रामचंद्र पांडे तानसेन का असली नाम था। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तानसेन का असली नाम क्या था, तो वो क्या था, रामतनु पांडे था। और दोस्तों यही आपसे पूछा जाए कि बीरबल का असली नाम क्या था दोस्तों, तो बीरबल का जो असली नाम था वो था महेश दास। क्या नाम था, महेश दास था बीरबल का असली नाम। इसको भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट हमारा जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान कहते हैं। तो प्रथम जो सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान कौन है, वो तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। ठीक है, और दोस्तों अकबर ने क्या किया था, मनसबदारी प्रथा चालू की थी। मनसबदारी प्रथा किसने चालू की थी, अकबर के द्वारा ही मनसबदारी प्रथा को चालू की गई थी। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है कि विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक कौन थे, कृष्णदेव राय थे। दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में क्या थे, अष्ट जो है ना दिग्गज रहते थे। ठीक है, और दोस्तों अष्ट दिग्गज कौन थे, तो अष्ट जो प्रधान कवि थे वो कौन थे, अष्टदिग्गज थे। और दोस्तों वही बात करते हैं अष्ट प्रधान किसके दरबार रहते थे, तो अष्ट प्रधान जो है ना वो शिवाजी के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, तो शिवाजी के दरबार में कौन थे, अष्ट प्रधान जो थे वो शिवाजी के दरबार में रहते थे। वहीं दोस्तों अष्टदिग्गज की बात करें वो कहाँ थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और दोस्तों विजयनगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर बसा हुआ। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन हमारा होगा कि गोकक झरना जो है बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों जो गोकक झरना है कहाँ पर स्थित है, बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, दोस्तों प्रशांत महासागर जो है संसार का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। और दोस्तों इसका जो सबसे बड़ी गर्त है वो कौन सी, मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है, जो 11 किलोमीटर दूर है वो पृथ्वी से सबसे नज़दीक में जो गहराई में स्थित कौन सी, मेरियाना ट्रेंच जो है दुनिया की सबसे गहरी जगह जो है मेरियाना ट्रेंच ये जो 11 किलोमीटर में पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा संसार का सबसे बड़ा ग्रीन जो द्वीप है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है, और दोस्तों ग्रीनलैंड पे जो है किसका जो दबाव है वो डेनमार्क का जो दबाव है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों हमारा कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास वस्तु को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ब्राज़ील के जो उष्णकटिबंधीय घास होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोस्ट होते हैं। कौन से, कंपोस्ट होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, दोस्तों राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, किसे सौंपते हैं, तो ये राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं किसे,
राष्ट्रपति अपना त्याग जो है ना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो महाभियोग हो रहा है ना, यानी राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए जिस प्रक्रिया को हटाते हैं उसे महाभियोग कहते हैं। और दोस्तों महाभियोग की बात करें तो महाभियोग जो है ना आपको आयरलैंड के संविधान से ली गई। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से महाभियोग को ली गई। और दोस्तों हम बात करते हैं इसके अलावा जो डीपीएसपी हमारा है, वो डीपीएसपी भी हम कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से ही लिए हैं, ठीक है। और दोस्तों एनी बेसेंट कहाँ की थी? तो आयरलैंड की ही थी एनी बेसेंट। तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया जो होती है अनुच्छेद 61 में दी गई, ठीक है, हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। महाभियोग दोस्तों वो राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है। और दोस्तों वर्तमान अभी तक में भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो है प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। ये थोड़ी सी अच्छी बात हमारे लिए हो सकती है। तो दोस्तों आई होप वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और दोस्तों हमने इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उनको बताने की कोशिश की है। दोस्तों यदि हमारी फैक्ट आपको पसंद आई हो, आपको कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिला है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को अच्छा मिला है, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो अपना फीडबैक हमें इस वीडियो में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है। हमसे जुड़िए, हमसे हमारे साथ आगे बढ़िए। तो दोस्तों यही हमारे लिए, हम आपके लिए भगवान से दुआ करते हैं कि आप हमसे जुड़िए और हम सभी मिलकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।